दूसरे टूल्स के बारे में, है ना? सही है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने दो तीन तीन लेक्चर लिए हुए थे। उस लेक्चर्स में हमने ये देखा कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? मॉडुलस वाला जो वैल्यू है उसमें हमने मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 3 समथिंग दिया था, मॉडुलस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का यूज किया था, है ना? और फिर मैंने आपको ग्राफ की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पीडीएफ्स भेजे हुए थे। सही है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से मॉडुलस जो फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसे हमने क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत तो हमने 10th क्लास में पढ़ लिया है। सही है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार रिवाइज करेंगे और उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, क्योंकि उसका हमें 11th क्लास में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और नॉन नेगेटिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक रिवीजन टाइप का चल रहा है आज आपका क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर भी कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल की जो पावर है ना, पावर आपने 2 ले रखी है, सही है, या डिग्री, है ना? तो डिग्री इफ n इक्वल टू 2 या डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, x की जगह पे, जैसे हम x की जगह पे कोई नंबर पुट कर देते हैं 2, तो जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये 2 का होल स्क्वायर इंटू ए होगा, 2 इंटू बी होगा प्लस सी। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं कि यह है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? इसको हमने बोला था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे तो आपका जो पी एक्स वाला जो टर्म है वो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा। तो ये जो वैल्यू देता है उसको हमने क्या बोला कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। फिर हमने क्या देखा था कि ये जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल है, समथिंग मान लीजिए आपने एक्स लिया, इतना इक्वल टू 0 ले लिया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स बिकम 0, है ना? तो पी एक्स एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए 0 होगा? तो यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू आएगा, जैसे आप x1 और x2 कहोगे, तो ये वैल्यूज को हमने बोला था कि ये हमारा क्या होगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ये होगा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सही है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ मेथड से देखे थे जिससे हमने इसको सॉल्व किया था। तो हमारे पास मेथड थे कैलकुलेट करने के लिए, मेथड टू कैलकुलेट जीरोस। ठीक है। ये जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे। एक तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखा था, सही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा जो मेथड है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होगा। उसके बाद आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और फिर थर्ड आपका था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना? तो फॉर्मूला आपने यूज किया था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। सही है। तो ये फॉर्मूला आपने यूज किया था। तो 10th क्लास में आप इन सब चीजों के बारे में यहाँ तक का चीजें पढ़ चुके हो। सही है। तो अब क्या कर रहे हैं ना, इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ के बारे में और इसके बारे में अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन 10th क्लास तक का इतना तो पता ही है। तो क्या है कि मेरे पास अगर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में हम जानते हैं कि एक जो डी कैलकुलेट करते हैं, जिसे हमने क्या बोला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो टर्म। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो टर्म है ना, जिसको हमने क्या बोला कि ये क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये डिसाइड करता है कि आपका जो रूट्स का नेचर होगा वो कैसा होगा। तो आपने डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0 ये देखा था। तो यहाँ पे आपका अगर
डी इक्वल टू 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, है ना, रूट्स का जो नेचर होगा वो रियल होगा। आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। सही है। और दूसरी बात, नंबर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स आपका, ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1, है कि नहीं। तो इस केस में आपका जो नंबर ऑफ रूट्स है वो 1 होगा। नेचर ऑफ रूट्स रियल और नंबर ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा। इस केस में आपका नेचर ऑफ रूट रियल होगा और नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे। सही है, नंबर ऑफ रूट्स इस केस में 2 हो जाएगा। थर्ड जो केस है, इसमें अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, इमेजनरी हो जाता है ना, ये होगा इमेजनरी। और नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो नंबर ऑफ जो ये रूट्स कह रहे हैं ना, तो ये नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, ऐसा नहीं है कि रूट्स नहीं आएंगे, रूट्स आएंगे मगर वो रूट्स इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है कि ये जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी, और उसके बाद मैं क्या जानता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो ए है, ए क्या डिसाइड करता है कि मेरा जो कर्व है उसका जो नेचर है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ए अगर ग्रेटर देन 0 होता तो उस केस में आपका जो नेचर था वो क्या था, अपवर्ड, और ए लेस देन 0 था तो नेचर था डाउनवर्ड। तो यहाँ से क्या था, हमने क्या देखा था कि यहाँ से आपके पास 6 तरह के ग्राफ फॉर्म हुए थे। तो मैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है, क्योंकि देखो ये सब आप 11th ना वो 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं एज ए रिवीजन इसको ले रहा हूँ ताकि इसके आगे की जो चीज है वो मैं आपको बता पाऊँ, है ना। तो हम एक बेस तैयार कर रहे हैं अपने आगे के कंटेंट के लिए। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन की जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 तरह के ग्राफ थे। एक तो ए ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 लोगे। तो डी ग्रेटर देन 0 में इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे क्या करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो इस पॉइंट को हमने अल्फा कह दिया, इस पॉइंट को हमने बीटा कह दिया। और दूसरा ए ग्रेटर देन 0 लोगे। सही है। सेकंड जो आपका ग्राफ फॉर्म हो रहा था, अगर ए आपका लेस देन 0 है और डी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आपका, क्योंकि ए लेस देन 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, डाउनवर्ड को, और डी ग्रेटर देन 0 दो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये अल्फा और बीटा दो रूट्स आ जाएंगे। सही है। सिमिलरली अगर थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, मीन्स ए आपका ग्रेटर देन 0 हो और डी आपका क्या हो, इक्वल टू 0। तो जब डी इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा ना, फंक्शन क्या करेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन, दोनों रूट इक्वल होंगे, मीन्स इस पॉइंट पे अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ए अगर लेस देन 0 है और डी इक्वल टू 0 है, तो आपके पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया था इस तरह से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी आपका अल्फा इक्वल टू बीटा था। सही है। तो ये ग्राफ तो आपके 10th क्लास में भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सिमिलरली दो और ग्राफ आपने देखे होंगे इसमें, ठीक। तो फिफ्थ ग्राफ की हम बात कर रहे हैं कि अगर d लेस देन 0 हो जाए और a ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 का मतलब इमेजनरी रूट, इसका मतलब मेरा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जो 6 रूट था उसमें हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, सॉरी d आपका लेस देन 0 और a लेस देन 0। सही है बेटे, अगर जिसका सही है ऑडियो ऑन है वो बेटे म्यूट कर लो। तो इस केस में आपका इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो 6 ग्राफ है ना, इसके बारे में, तो आपके पास क्या है, आप ए को कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के और आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके और कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख के ग्राफ का एक रफली नेचर बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बन रहा होगा, है ना। इस ग्राफ में मैं क्या देखता हूँ, कुछ कुछ नेचर्स के बारे में मुझे यहाँ से आइडिया लगाना है।
इसमें मेरा जो ये पॉलिनोमियल है, ये जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉजिटिव, अगर अबव एक्स एक्सिस है तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा पॉजिटिव, अगर आपका बिलो एक्स एक्सिस है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा निगेटिव। सही है, तो यहाँ पे देखो, तो ये मैंने क्या बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया है। तो इस एक्स एक्सिस के देखो, ये जो एक्स एक्सिस है, तो बीटा से इधर यहाँ से इस डायरेक्शन में ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा, अल्फा से बीटा के बीच में ये एक्सप्रेशन निगेटिव वैल्यू देगा, फिर इस तरफ ये कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। सही है, मीन्स आपने क्या किया, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ अल्फा की जगह 1 होता और यहाँ पे 2 होता, तो इस ग्राफ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 2 के बाद मैं कोई भी नंबर पुट करूं, इस एक्सप्रेशन में 3 पुट करूं, 4 पुट करूं, 5 पुट करूं, कोई भी आफ्टर 2 कोई भी नंबर पुट करूंगा, तो ये एक्सप्रेशन मुझे पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा होगा। सिमिलरली अगर बिलो आपका बिफोर 1 कोई नंबर पुट करता हूँ, -1, -3, -7 कोई भी नंबर, तभी भी ये एक्सप्रेशन मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब 1 से 2 के बीच में आपने कोई भी नंबर पुट किया, जैसे 1/2 पुट कर दो, सॉरी 3/2 पुट करो, सही है, 5/2 पुट करो, ऐसा कोई भी नंबर आप पुट करोगे जो 1 से 2 के बीच में लाई करता है, तो उस वैल्यूज के लिए ये कैसा एक्सप्रेशन, कैसा वैल्यू देगा, निगेटिव देगा, ये ओवरऑल जो वैल्यू है। सही है, तो मुझे इस ग्राफ से ये समझ में आता है। सिमिलरली यहाँ पे देखूं तो अल्फा, यहाँ पे आपका जो निगेटिव होने की पॉसिबिलिटी थी वो है ही नहीं, है ना। इस एक्सप्रेशन में मैं क्या देख रहा हूँ, इसने मुझे क्या बताया कि मेरा जो ग्राफ है या आपका जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, आप कोई एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, निगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, तो ये वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बस 0 देगा, उसके अलावा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, वट एवर विद द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, कोई भी वैल्यू है एक्स का, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं इसको px कोई फंक्शन कहता हूँ या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता हूँ, तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, उसके लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मीन्स आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होने वाला। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन के बारे में मुझे क्या समझ में आता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका देखो पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव, अब चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे बीटा के इस तरफ ये क्या हो रहा था, बीटा के इस तरफ पॉजिटिव था, यहाँ पे ये बीटा के इस तरफ कैसा हो गया, बिलो एक्स एक्सिस है ना, तो बिलो एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू। सही है, सिमिलरली ये हमेशा निगेटिव होगा और इक्वल टू 0 हो सकता है, इस केस में मैं क्या कहूंगा, px लेस देन इक्वल टू 0। सही है, तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी आपने 10th क्लास में क्या किया था ना, जीरोस कैलकुलेट किए थे, बस जीरोस कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पे अगर मैं px की बात करूं तो ये हमेशा निगेटिव होने वाला है, इक्वल टू 0 भी कभी नहीं होने वाला। सही है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। सिमिलरली इस वाले केस की अगर हम बात करें तो px इज ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब देखो कि हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था उसके आगे हमें क्या चीज सीखनी है। 10th क्लास में मैंने क्या देखा था कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया, क्या दिया क्वेश्चन, कि फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, fx को हमने जीरोस के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसको हमने 0 कर दिया था। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हुए इसे मैं -3x और -2x ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और यहाँ से मैंने x -3 और x कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया, x -3 होगा ये, इक्वल टू 0। x -2 आया और x -3 आया, इक्वल टू 0 आ गया। तो इसने मुझे दो रूट दिए, 2 और 3, ये हमारे जीरोस थे, है ना, ये जीरोस थे। सही है, ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो जीरोस आ रहे हैं ना, इसी वैल्यू से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखो क्या है कि यहाँ से मेरे दो वैल्यू आए, एक 2 आया, एक 3 आया, तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो 2 आपका, और दूसरी बात क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो 1 है, 1 मतलब क्या है कि ये आपका पॉजिटिव है। तो आपका जो ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा वो समथिंग इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
1 है यानी पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिसाइड करता है कि आपका ग्राफ का जो नेचर है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। क्योंकि इसका ये 1 था इसलिए इसका नेचर आपका क्या हुआ, अपवर्ड हो गया, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। दूसरी बात, 2 रूट थे यहाँ पे 2 और 3, तो ये ग्राफ आपका 2 और 3 से पास हो रहा है। तो अब क्या है ना, जो हमारे पास दे रखा है, अब हमें इसके आगे की इंफॉर्मेशन सीखनी है क्वाड्रेटिक के बारे में, सही है। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे जानना है वो है कि इसका मिनिमम वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम एफ एक्स ऑफ मिनिमम ऐसे करके लिखते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है, सही है। दूसरी बात मैं क्या देख रहा हूँ कि 3 के इस तरफ ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे देखो ये बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस था, तो आपका ये जो पोर्शन है 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में क्या है, ये हमेशा निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है। और आप बिफोर 2 इधर भी ये क्या है, देखो ये अबव एक्स एक्सिस है, तो अबव एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये कैसा होगा, फिर से पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। अगर मैं इसी की जगह क्वेश्चन आपसे क्या पूछता, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, सही है। तो अभी तक का आपने इक्वल टू 0 की बात की बेटे, आपने ना इनइक्वलिटी नहीं पढ़ा। यहाँ पे देखो इसको जो है ना, इक्वलिटी का मतलब हुआ इक्वल टू का साइन, है ना। यहाँ पे हम 3 तरह के जो हमारे पास साइन है, ये हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, आप जानते हो। तो इन दोनों साइन का जब हम यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम इन इक्वलिटी, और जो ये साइन है ये है आपका इक्वलिटी का। या इस ये आपने जब यूज किया तो इक्वेशन बोला, तो अभी तक का आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, इन इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, है ना। तो अब हम जो सॉल्व करेंगे वो इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि जब इक्वलिटी आता है तो आपका क्वाड्रेटिक जो है वो 2 रूट देता है बस। देखो इसने बस 2 डिस्टिंक्ट रूट, जैसे यहाँ पे 2 रूट है ना, तो 2 जीरोस या 2 रूट्स देगा मैक्सिमम, है ना। हो सकता है कि 0 भी दे 1 भी दे, तो मैक्सिमम ये 2 जीरोस देगा, है ना। अब इनइक्वलिटी वाला जो पोर्शन है ना, ये इंटरवल देता है, सही है। इंटरवल अलग चीज होती है, और जो यहाँ पे वैल्यू आ रहे हैं इस वैल्यू को हम डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं, सही है, डिस्क्रीट वैल्यू, है ना। तो डिस्क्रीट वैल्यूज में और इसमें क्या अंतर है, सही है। इंटरवल में, इंटरवल जो होता है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज है, कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या है कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी जो क्लासेस है वो एग्जैक्ट 1 पे स्टार्ट होगी और 1.00001 सेकंड पे हम कह रहे हैं खत्म हो जा रही है। जैसे मान लो हम इस तरह से ले लें, तो हमें बस एक नंबर 1 मिला, है ना। उसके बाद सीधे मैं कह रहा हूँ कि 2 ले लेते हैं, फिर 3। जैसे आपका है ना, जब आप देखते हो कि आपका जो क्लास स्टार्ट होता है, स्कूल में भी क्लास होता है, तो कई कई जगह पे बेल होता है, कहीं पे सायरन बजता है ना। तो वो जैसे मान लीजिए आपका क्लास 10 से स्टार्ट हुआ, तो एग्जैक्ट 10 पे क्या होगा, एक बेल या सायरन बजेगा। उसके बाद जब खत्म होने वाला होगा 11 पे बजेगा, फिर 12 पे बजेगा। तो वो जो आपके पास जो सायरन बज रहे हैं ना, या आपका बेल बज रहा है, वो डिस्क्रीट है। मीन्स 10 के बाद सीधे 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 30, ऐसे करके ना, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से होगा। मगर क्या है, जो आपका लेक्चर चल रहा है, वो जो लेक्चर चल रहा है वो कंटिन्यूअस लेक्चर है, कि वो 10 से लेके 11 तक का के बीच में कंटिन्यूअसली चलने में लगा है, तो उसको हमने क्या बोला कि वो कंटिन्यूअस लेक्चर है। तो अब क्या है कि रियल नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करते हो, तो रियल नंबर लाइन पे क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने 0, 1 और 2 या 3 इस तरह से नंबर ले लिया। तो मैं क्या, जैसे आप गेम भी देखते हो, जैसे पोकेमॉन का गेम हो गया, ये सब जो गेम है ना, तो अब ये अगर यहाँ से जंप करके 1 पे जाए, 1 से जंप करके 2 पे जाए, और 2 से जंप करके 3 पे जाए, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट टर्म में मूव कर रहा है, सही है। तो इसको कहते हैं हम डिस्क्रीट वे में चल रहा है ये, सही है, जंप करते हुए जा रहा है। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज ले रहा होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके वैल्यूज ले रहा है। और एक क्या है, दूसरा चलने का मेरे पास तरीका क्या है,
कि मैं इस जगह से स्टार्ट करूं और यहाँ से कंटिन्यूसली आगे के डायरेक्शन में जाते जाऊं, है कि नहीं? एक तरीका ये है। तो जो ये तरीका है इसको हम इंटरवल कहते हैं, है ना? ये कंटिन्यूअस है, ये हर एक वैल्यू को लेते हुए जा रहा है। जैसे आप पहले डिस्क्रीट में देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर नंबर आएंगे, फाइनाइट नंबर, जैसे 0 1 2 3 इस तरह से नंबर आए, ठीक है? तो इसको हम ना कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं डिस्क्रीट जो वैल्यू। और जो यहाँ इंटरवल आ रहा है उसे क्लोज आप या तो इस तरह से लिखोगे, इंटरवल पे हम ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, वो क्लास आप यूट्यूब पे देख सकते हो, है ना? तो वो 1 से 2 तक का जो दिया है और 2 इस तरह से इंटरवल रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में और लार्जर ब्रैकेट में, सही है? और डिस्क्रीट वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब जो है जब भी इनइक्वलिटी आती है तो इनइक्वलिटी क्या, मुझे क्या पता है, आफ्टर 3 के इस तरफ आपका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है और 2 से इस तरफ आपका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है। तो जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैं जब इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो x-2 और x-3 आएगा, और ये फैक्टराइजेशन को आपने ग्रेटर देन 0 लिखा। तो अगर आप ग्राफ देखोगे, देखो हमारे पास और मेथड भी है इसको सॉल्व करने के लिए, वेविकर मेथड भी है, मगर अगर मैं ग्राफ से देखता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है, ये जो ग्राफ आपके पास दे रखा है कि बिफोर टू कहां से कहां स्टार्ट होगा, -∞ से 2 तक का मैं जाऊं, तो -∞ से 2 तक का आपका जो सॉल्यूशन होगा, और देखो अभी मैं ब्रैकेट कैसे बना रहा हूँ, वो ब्रैकेट पे ध्यान देना चाहिए, और 3 से इन्फिनिटी। अब आप ये समझो कि ये मैंने क्या लिखा, मैं लिख रहा हूँ x, ये जो साइन है ये है बिलोंग्स टू का साइन, और बिलोंग्स टू का मतलब आप जानते हो, है ना? कहते हैं जैसे दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू मी, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे से चीजें, जो भी चीज है वो मेरे से बिलोंग करता है। अब क्या यहाँ पे x बिलोंग टू मैंने ये बोला, तो यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन में x का जो वैल्यू आ रहा है, इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो x से बिलोंग करता है, मीन्स x के अंदर होगा वो सभी वैल्यू, और आफ्टर 3 भी वो वैल्यू लेंगे। अब देखो मैंने 3 पे, अब मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे ये इंटरवल है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस वैल्यू है। आफ्टर 3 आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, वो पॉइंट आपका रैशनल हो, इरेशनल हो, रियल नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब आपको लेने, तो इसलिए हमने कंटिन्यूअस बोला। तो इंटरवल क्या होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस वैल्यूज दे रहा होता है, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, इसका जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा, इधर पॉजिटिव है, आपको ये देखना है कि कौन सा रीजन पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब, जो देखो हमने क्या देखा, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, कोई अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब पॉजिटिव लेना है आपको। लेस देन 0 का मतलब क्या है, आपको निगेटिव रीजन लेना है, सही है? और इक्वल टू 0 है इसका मतलब आपको डिस्क्रीट जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लेने हैं, है ना? जहाँ पे, तो वो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे बस आपको, सही बेटे? तो अब देखो क्या है, तो जब ग्रेटर देन 0 था तो मैंने क्या देखा इसमें कि पॉजिटिव रीजन कहाँ पे आ रहा है, तो एक पॉजिटिव रीजन यहाँ आया, एक पॉजिटिव रीजन इस तरफ आया, तो ये दोनों वैल्यू मैंने ले लिए। सिमिलरली यही क्वेश्चन होता, मगर मेरे से कहा जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन फॉर x² - 5x + 6 लेस देन 0, है ना? लेस देन 0 मतलब आप निगेटिव ले रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे निगेटिव वाला रीजन कौन सा है, ये रीजन आपका निगेटिव है 2 से 3 के बीच में। तो जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा तो x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ होगा, 2 to 3, सही है? तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 to 3। हाँ, तो अब क्या है कि तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पॉसिबल था वो क्या था आपका, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ से आपने x का वैल्यू 2 लिखा था और 3 लिखा था, ये तो आप जानते हो। और इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा ना, अब हम ऐसे लिखेंगे 2 और 3, ठीक है? तो ये जो हमने ब्रैकेट बनाया, ये आप देख रहे हो, ये कर्ली ब्रैकेट है ना, या मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। तो मिडिल ब्रैकेट, और जब आप ऐसे यूज करोगे तो बस ये नंबर को दिखाएगा, ठीक है? नंबर अलग चीज है, ब्रैकेट जैसे जैसे बदलोगे बेटे आपका वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पे ये आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हो, मगर स्मॉल ब्रैकेट कंटिन्यूस को दिखाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल जो ब्रैकेट है वो किसको बता रहा है, कंटिन्यूअस को, है कि नहीं। तो ये डिफरेंस, तो देखो मैंने एक ही जो क्वेश्चन था उसको तीन तरीके से लिखा हुआ है कि अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में आपका सॉल्यूशन बदल जाएगा, है ना, और अगर लेस देन जीरो है तो आपका सॉल्यूशन कुछ और होगा, और इक्वल टू जीरो है तो आपका सॉल्यूशन कुछ और होगा। इसका मतलब ब्रैकेट जो आप यूज कर रहे हो उस ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, इम्पोर्टेंस है ना। आप पहले इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि 10th क्लास में इसकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एक ही जो क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का, उस क्वेश्चन में तीन पॉसिबिलिटी बनती है। अब मैं क्या है, यही जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में और देख रहा हूँ कि इस और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे क्या बोला गया कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अब इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 6, ठीक है। तो मेरे से कहा कि इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। अब क्या है कि अब मेरे से सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कह रहा है, जीरोस निकालने के लिए नहीं कह रहा है, मेरे से कह रहा है कि जो मेरा एफ एक्स है या जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ कि मिनिमम वैल्यू। अब देखो वैल्यू तो आप एक्स का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू भी बदलते जाएगा, और जैसे जैसे इसका वैल्यू बदलते जाएगा तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ रहे हैं। उन सभी वैल्यूज में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपसे पूछा गया है कि वो कितना होगा। तो ऐसे वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया है इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, एक्स स्क्वायर 2 × 5, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा 2 5/2 एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, फाइव बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस 6, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो तीन टर्म है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये तीनों आपस में मिलके क्या बन जाएगा आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 6, ठीक है। फाइनली ये मुझे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर देगा, और इसके साथ में क्या दे देगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस साइन है, तो 20 - 1/4 देगा, है कि नहीं। इस तरह से आपको वैल्यू दे देगा। तो अब देखो मेरा जो एक्सप्रेशन था पी एक्स एफ एक्स वाला, तो एफ एक्स एक्सप्रेशन x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ और -1/4 हो गया। अब मुझे ना ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो क्या है, ये जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ क्योंकि स्क्वायर है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इस पॉजिटिव एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, -1/4 के साथ में ऐड करना है, सही है। तो अब मुझे आप बताना कि क्या हो रहा होगा, वैल्यूज के बारे में बात करें। अब देखो ये पॉजिटिव है तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1/4 के साथ में ना पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 0 ऐड किया, उसके बाद 1 ऐड कर देता हूँ, फिर उसके बाद 2 ऐड कर देता हूँ, है ना। तो माइनस फिर 3 ऐड कर देता हूँ, समथिंग इस तरह से, और कंटिन्यूसली ऐड करते जाओ। देखो क्या, अब जैसे जैसे x का वैल्यू आप x का वैल्यू बदलते जाओगे ना, यहाँ पे ये जो आपका ये है ये पॉजिटिव है, देखो स्क्वायर है तो पॉजिटिव है। अब अंदर कुछ भी हो रहा हो, अब x का वैल्यू आप जैसे भी बदलो, आप नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, 0 पुट करो, जो भी करो, तो ओवरऑल जो ये वैल्यू होगा इसका मिनिमम वैल्यू की बात करें स्क्वायर की तो वो 0 होता है। उसके बाद अगर निगेटिव नंबर लोगे स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव नंबर लोगे तभी भी ये स्क्वायर करोगे पॉजिटिव भी बन जाएगा। तो मैं ये जानता हूं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। 0 के बाद क्या होगा, ये मुझे धीरे धीरे करके पॉजिटिव नंबर दे रहा होगा। अब मैं देखो बीच में रेशनल नंबर्स भी आएंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, तो धीरे धीरे करके नंबर बढ़ाते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो होगा क्या, उसके नेचर को देखते हैं। तो इसने मुझे 1/4 दिया, ये 3/4 देगा, ये 7/4 देगा,
11/4 देगा। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली आपका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगर वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा होगा तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है जो मिनिमम हो। सही है, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कब आएगा, जब मेरे पास जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम किस पॉइंट पे आता है, जब ये जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाए, है ना, जो क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाए। उस केस में मुझे फंक्शन क्या दे रहा होता है ना, मिनिमम वैल्यू दे रहा होता है। क्योंकि इसके बाद तो आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो इसका वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा। तो अब देखो ये जीरो कब देगा, एक्स माइनस 5/2 जो एक्सप्रेशन था इसको मैंने जीरो किया, मैं ये देख रहा हूँ ये जीरो कब देगा। तो जब x का वैल्यू आप 5/2 पुट करोगे तो ये जीरो देगा, है ना। तो एट x इक्वल टू 5/2 पे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो रहा है ना, इस ये जो वैल्यू है वो जीरो है। और फंक्शन का जो वैल्यू है एफ एक्स मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है -1/4। तो मेरे से ये पूछा गया था कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है फंक्शन का, तो एफ एक्स मिनिमम इक्वल टू कितना -1/4, है ना। तो -1/4 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। सही बेटे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, है ना, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। जो यहाँ पे आने वाला वैल्यू होता है यही मिनिमम वैल्यू है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू है आपका। सही है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा तो ये वाला वैल्यू, और किस पॉइंट पे आ रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो एट एक्स इक्वल टू 5/2 पे ये मिनिमम दे रहा है। 5/2 का मतलब 3 पॉइंट, अब देखो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में 2 और इसके बीच में 5/2 कहाँ आएगा, जस्ट मिड में। तो ये आपका 5/2 का मतलब 2.5, तो 2.5 पे देखो आपका ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू कितना है 1/4, निगेटिव है ना। सही है, तो आपसे नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि भाई इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। हाँ, तो आप दो क्वेश्चन पूछे हैं अदीस ने कि सर एक तो स्मॉल ब्रैकेट की जगह आप क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसका अल्टरनेटिव मेथड। हाँ बेटे, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने का अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दूसरी बात है कि क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन, यहाँ पे जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है उसकी जगह क्लोज क्यों नहीं निकाल लगा सकते। तो दोनों अलग अलग मीनिंग बता रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मान लो कि आपको 2 से 3 के बीच में वैल्यू लेना है। देखो दोनों में डिफरेंस देखना, यहाँ पे 2 से 3 ले रहा हूँ, एक में मैंने 2 और 3 को एक्सक्लूड किया, मीन्स सब वैल्यू लूंगा, 2 से 3 के बीच में जितने नंबर है सब लूंगा, मगर 2 और 3 को नहीं लूंगा। तो when all the number between 2 to 3 is included but 2 and 3 is excluded, 2 और 3 नहीं लेना है आपको, तो उस केस में आपका स्मॉल ब्रैकेट बनाया जाता है। और अगर आपने 2 और 3 को इंक्लूड किया हुआ है कि नहीं, तो वहां पे आप लार्जर ब्रैकेट बनाते हो। सही है, तो आप देखो क्या है कि अगर इस जगह पे इंक्लूड का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे आपका लार्जर ब्रैकेट आता, क्योंकि अब 2 और 3 के इक्वल भी हो सकता है। सही है, तो जब भी आपके पास देखो सॉल्यूशंस में क्या है, अगर इसी की जगह पे मेरे पास सॉल्यूशन में ऐसे दिया होता तब मैं 2 और 3 को इंक्लूड करता, क्योंकि अब मेरा x जो है वो इक्वल टू जीरो वाले मीन्स आपने जो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले ना, ये कब आ रहे हैं, इक्वल टू जीरो के लिए आ रहे हैं, यानी 2 और 3 भी हो सकता है x का वैल्यू। मगर इस वाले केस में और इस वाले केस में x का वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इस वजह से हमने ऐसा ब्रैकेट नहीं बनाया। हाँ, अगर इसके साथ में इक्वल टू का भी साइन होता तब मैं आपका क्लोज इंटरवल इस तरह से लेता, लार्जर ब्रैकेट बनाता। ठीक है बेटे, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड का क्वेश्चन का आंसर कि आपका इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है क्या। तो अब हम अल्टरनेटिव मेथड ही देखने जा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा। और कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले प्रूफ देखना पड़ेगा, उसके बाद हम डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला देखेंगे। सही है, तो अब क्या है कि मेरे पास मान लीजिए कि जैसे पी एक्स इक्वल टू समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से दिया है। तो है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मैं पी एक्स पुट करूंगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरह से करना है ताकि हमें एक फॉर्मूला मिल जाए। तो आप ये देखो, इसमें आपने क्या है, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेने पे आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, बी बाई ए एक्स मिलेगा, है ना। और मैंने कहा था कि सी को तो बाहर ही रखना है भाई, तो सी वाले वैल्यूज को हमने बाहर रखा। ए व अब ये एक्स स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से होगा। और फिर बी बाई टू ए का, है ना, होल स्क्वायर आप ऐड करोगे और बी बाई टू ए का होल स्क्वायर आप सब्सट्रैक्ट करोगे। सही है, और सी वाला टर्म इस तरफ आ गया। फाइनली ए आया, और फर्स्ट ये जो टर्म है, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर, 3 टर्म हो गए। इसको हमने आपस में मिला के क्या बना दिया, एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ऐसे प्लस सी। सही है बेटे। अब आप ये देखो यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये a मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a आएगा, होल स्क्वायर आएगा, माइनस होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सॉरी। आप ये देखो, जब आप a से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये a स्क्वायर हट जाएगा, तो 4a आएगा प्लस c मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास a x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो आपको 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय, या आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a आएगा। ये मेरा पी एक्स कन्वर्ट हो गया। सही है, अब देखो यहाँ से मुझे कैसे पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सही है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सही है, तो आप देखो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है, सही है, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, तो क्वाड्रेटिक वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव था। और आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे ये जो आपका वैल्यू है, उसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के इक्वल होगा इस तरह से। सही है ना बेटे। तो अब आप ये देखो, जैसे मैंने क्या किया था इससे पहले वाले इक्वेशन में, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेटिक वाले टर्म को जीरो किया। तो क्वाड्रेटिक वाले टर्म को अगर मैं जीरो करता हूं तो वो किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 5/2 पे। तो अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि मुझे इस एक्सप्रेशन को जीरो करना है, x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a, इसको मैंने जीरो किया। तो जब मैं इसको जीरो करूंगा तो मुझे x का वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। सही है, ये वैल्यू जीरो हो गया। तो अगर ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा तो मेरा जो पी एक्स वाला टर्म है ना, इसका मिनिमम वैल्यू माइनस डी, और डी आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और डिवाइडेड बाई कितना होगा आपका 4a होगा। तो ये डायरेक्टली आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, और मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस डी बाई 4a। अब देखो इसका एप्लीकेशन करते हैं कि किस तरह से, और कौन से पॉइंट पे मिनिमम आएगा, वो ये है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। अब देखो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, इसी क्वेश्चन का यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी का। ठीक है, क्या शॉर्टकट यूज करके भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं पी एक्स इक्वल टू जो हमने पहले लिया था वही ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है। तो अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू बताना है तो आप देखो, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ किस पॉइंट पे आएगा, तो x की क्या वैल्यू होगी। तो आप देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
वो a होगा a एक्स स्क्वायर प्लस हमने बी एक्स प्लस सी लिया, तो इसमें आप a b c का वैल्यू देख लो। तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a के आगे कितना है, ये एक्स स्क्वायर के आगे 1, तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -5 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो a b c तीनों का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं जानता हूँ कि x की जगह मुझे क्या करना है, -b डिवाइडेड बाई 2a, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो -b, तो b की जगह कितना है -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1 पुट करना है। आप देखो ये 5/2 देगा, x इक्वल टू 5/2। क्या यही पॉइंट आ रहा था यहाँ से मेरा कि किस पॉइंट पे आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है? तो आप देखो ये क्या आ रहा है, x इक्वल टू 5/2। अब मिनिमम वैल्यू कितना आएगा वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैं क्या जानता हूँ कि यहाँ से मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू आप देखो क्या आएगा, fx मिनिमम इक्वल टू -d डिवाइडेड बाई 4a। -d की जगह क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -5 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह 1 पुट करना है, c की जगह 6 पुट करना है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू a की जगह 1 पुट करें, -25 -24 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये मुझे -1/4 देगा? ठीक है, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सही है। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -d/4a। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा था हमारा, यहाँ पे -1/4a आ रहा है ना, -1/4। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है, -1/4। तो ये है आपका शॉर्टकट मेथड जो अल्टरनेटिव है इसका। सही है, आप एक ही लाइन में मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। किस पॉइंट पे आ रहा है वो ये हो गया। अब चलो इसका ही एप्लीकेशन हम करते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है, तो अब देखो यहाँ पे a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। तो अगर मुझे किस पॉइंट पे मिनिमम आएगा वो निकालना है, तो x इक्वल टू क्या लेना है, -b/2a। तो b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू भी 1 है, किस पॉइंट पे आएगा, -1/2 पे। कितना आएगा वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो आएगा -d/4a माइनस बी स्क्वायर की जगह मीन्स 1 का होल स्क्वायर, -4ac, a भी 1 है, c भी 1 है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू a की जगह 1 पुट करना है, -1 - 4 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4, है कि नहीं। सही है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3/4। तो देखो एक ही लाइन में आ जा रहा है ना, है कि नहीं। तो ये है हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड। तो बेटे हमें दोनों कुछ सीखना है ना। सही है, हमें लेंथी मेथड भी सीखना है क्योंकि वो प्रोसीजर है, वो हमें प्रोसेस जब हम फॉलो करेंगे तब जाके हम धीरे धीरे करके जो शॉर्टकट क्या है ना उस शॉर्टकट को समझेंगे। सही है, तो वो प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर का भी कई बार यूज करना है। हाँ, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्टकट लगाना है, मगर 11th क्लास का जो अभी एग्जाम होगा उस एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तब तो आपको पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आप शॉर्टकट नहीं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कैसे उसको, या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन में कैसे सॉल्व करके दोगे, है ना। इसलिए हमें प्रोसीजर भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए। सही है, तो अब मैं इस मेथड का यूज करके किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। चलिए ठीक, देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 3x स्क्वायर -5x प्लस 7 दिया। तो आप देखो सबसे पहले x निकालोगे और x क्या आएगा, -b/2a, मीन्स आपका माइनस इंटू -5/2 इंटू 3, ये क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाई 6। और वैल्यू कितना आएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो वो आएगा -d डिवाइडेड बाई 4a। ठीक है, -d, तो d की जगह b स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर -4
a इंटू 7 ऐसा होगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -25 माइनस 12 इंटू 7 कितना होगा, 84 होगा, डिवाइडेड बाई 12, है कि नहीं? सही है। तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 84 माइनस ऑफ 25, आपका हो गया 59 माइनस ऑफ, देखो ये माइनस देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 59 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका मिनिमम वैल्यू रहेगा। सही है। तो आप देख लो कितना टाइम लग रहा है हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने में, और किस पॉइंट पे आएगा वो भी कैलकुलेट कर लिया हमने। सही है बेटे। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्या है ना कि हमेशा क्वाड्रेटिक में ना मिनिमम वैल्यू ही नहीं आएगा, मैक्सिमम भी पूछा जाएगा कई बार। अभी तक का मैं आपको जितनी बार बता रहा हूँ वो मिनिमम के लिए बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? सही है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो क्या है ना कि अब पहले मुझे ये भी, मेरे पास एक क्यूरियोसिटी ये भी होगा कि भाई हमेशा मिनिमम ही क्यों बताया जाए, मैक्सिमम क्यों ना आए? तो जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में आप मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। मीन्स आपके पास अगर f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 7 है, तो मैं ना इसको देखूंगा, ये जो है, अगर ये जो 3 है, ये देखो यहाँ आने वाला नंबर पॉजिटिव है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है x² का कोफिशिएंट, उस केस में आपसे मिनिमम पूछा जाएगा। अगर आपका a लेस देन 0 आता है, a लेस देन 0 का मतलब हो गया आपका कि अगर आपके पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में -3x² प्लस 7x प्लस 8 ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे ये निगेटिव आ रहा है। तो अगर ये निगेटिव आएगा ना, उस केस में आपसे मैक्सिमम पूछेगा। प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, प्रोसीजर सेम है बेटे, है ना? प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पे भी आपका देखो, इस केस में बस आपका माइनस, इस ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इक्वेशन में एक ही चीज चेंज हुआ कि 3 की जगह पे -3 आ गया। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो प्रोसीजर है वो चेंज नहीं होगा। सही है, ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगा, मगर ये था कि जो पहले मिनिमम दे रहा था अब वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी भी मेरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या सॉरी मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगा, और किस पॉइंट पे हो रहा होगा वो -b/2a, सॉरी -b/2a। ठीक है, इस केस में भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -d/4a पे आएगा और x इक्वल टू -b/2a। तो अब क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि सर दोनों में कैसे सेम आ रहा है एक ही पॉइंट पे? तो आप देखो ना क्या है कि जब आप ये प्रोसीजर आपने जो ये प्रूव किया है, इस प्रूफ में a निगेटिव हो गया बस, और तो सब सेम है। ये वाला जो टर्म है ये निगेटिव हो गया, तो आपने ये तो कॉमन ले लिया है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है कि नहीं? तो अब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में अगर a, ये तो ऑलरेडी निगेटिव हो गया, अब a निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू निगेटिव देते जाएगा। निगेटिव देने का मतलब समझो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज किया हुआ था, ये जो वैल्यूज लिए, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं ना आपके, ये, तो अब क्या है कि ये जो वैल्यूज में आपने 0 1 2 3 ऐसे यूज किए थे, क्योंकि a आपका पॉजिटिव था, ये आपका ये जो एक्सप्रेशन है, आपने कहा ये तो पॉजिटिव है, सॉरी, तो आपने कहा ये तो पॉजिटिव है, और a भी आप पॉजिटिव लेके चल रहे थे। अब देखो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर आपका a निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा a उसको निगेटिव करते जाएगा। मीन्स क्या, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज लिखे हैं इसी वैल्यूज को आप चेंज करके हम कैसे लिखेंगे, -1/4 जो वैल्यू आ रहा था आपका, उसके साथ आपका 0 आएगा, फिर -1/4 की, अभी ये जो 1 आ रहा है ना, 1 की जगह -1 आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, फिर इसके साथ -2 आएगा, फिर आप देखो फिर -1/4 -3 आएगा। तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे ये जो नंबर है वो लेस निगेटिव होते जा रहा है। मीन्स -5/4 होगा, -9/4 होगा, -13/4 होगा। तो ये आपका वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है।
तो उन सभी में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, लार्जर वैल्यू होगा, वो कौन सा होगा? -1/4। अभी भी इसी जगह पे आ रहा है मैक्सिमम, जो पहले मिनिमम दे रहा था अब वही मैक्सिमम देगा, है ना। और यहाँ से आने वाला जो पॉइंट है वो भी सेम आएगा कि x = -b/2a पे ही मैक्सिमम देगा। बस जो इस पूरे इक्वेशन में बदला है वो ये a है, a अब निगेटिव हो चुका है, इस a ने इसकी पूरी कहानी चेंज कर दी है ना। तो जो पहले मिनिमम था अब वो मैक्सिमम बन गया, क्योंकि अब जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाओगे वो लेस निगेटिव होते जाएगा, सॉरी मोर निगेटिव होते जाएगा। तो इसीलिए क्या है, आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, वो डिपेंड करता है कि ए का साइन क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है या ए आपका लेस देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो आपसे मिनिमम पूछेगा, ए ग्रेटर आपका लेस देन 0 है तो उस केस में आपसे मैक्सिमम पूछेगा। हाँ, मगर दोनों के लिए आने वाला जो पॉइंट है जहां पे आंसर आएगा वो सेम ही है, तो -d/4a और x = -b/2a। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा। सही है बेटे। तो ये है कि क्वाड्रेटिक में हमारे पास इतने तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सही है। अब क्या है कि कई बार क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन चेंज करके मैं क्या कह रहा हूँ। Find the solution of x for which x square plus x plus 1 is greater than 0। देखो इक्वल टू 0 नहीं बोला बेटे, हाँ क्या बोल दिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सही है। तो थोड़ी देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सही है। अब आप देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये अपवर्ड बनाएगा, है ना, अपवर्ड बना रहा होगा। दूसरी बात, मैं इसका d कैलकुलेट करता हूँ तो d की जगह क्या आएगा, 1 का b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये क्या देगा मुझे, लेस देन 0 देगा, लेस देन 0 दे रहा है। तो अगर d लेस देन 0 होता है इसका मतलब मेरे जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी रूट्स होंगे। सही है। तो वो हमारे इमेजनरी रूट्स होंगे। तो इमेजनरी रूट, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। अब देखो आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आ रहा होगा। और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है नहीं। और आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मैं मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देखोगे तो यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट किया था और कितना आया, 3/4। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 3/4 आ रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे y एक्सिस का ग्राफ जब ड्रॉ करूंगा इस तरह से, तो इस पॉइंट पे इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 3/4 हो रहा होगा, है ना। अगर एग्जैक्टली y ऐसे नहीं जाएगा तो यहाँ पे जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3/4। इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की डायरेक्शन में जाओगे, इधर जाओगे इधर जाओगे, तो इसका वैल्यू 3/4 से ज्यादा ही होगा। ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के मुझे क्या समझ में आता है कि ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप देखो x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ये कैसा वैल्यू देने वाला है, हमेशा पॉजिटिव देने वाला है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू ही 3/4 है। तो अगर इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा तो मेरे से क्या कहा था, हमसे कहा था x की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए मेरा जो ये एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया कि x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो इसके लिए क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा होगा। सही है। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बदल के हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसकी जगह पे क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x फॉर विच x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो आप देखो ये हमें ऊपर वाले से क्या समझ में आया कि ये हमेशा पॉजिटिव है, कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और ये 0 भी नहीं हो सकता, कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता।
तो आप x का कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करोगे ये कभी निगेटिव नहीं होने वाला, ना ही जीरो होने वाला। इसका मतलब मुझे x का एक भी ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा जिसके लिए मेरी ये इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। सही है, तो इसलिए क्या होगा, अगर मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है उस केस में हम क्या कहते हैं, x बिलोंग टू, ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसको हम बोलते हैं फाई। सही है, PHI, फाई। सही है, इसको फाई बोला जाता है, या हम कहते हैं यहाँ पे नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, x की एक भी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो x बिलोंग टू फाई बोला जाता है या बोला जाता है नो सॉल्यूशन। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन आगे आएंगे हमारे, जीरो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जैसे इसका मिनिमम वैल्यू जैसे मैंने 3/4 बोला, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से चेंज कर सकता था। सही है, तो आप देखो ना एक ही क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो आपका बदलते जाएगा। मेरे से कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 1/2। अब देखो आपका, आप क्या देख रहे हो यहाँ से, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 है, और 3/4 1/2 से तो बड़ा ही होता है कि नहीं। तो 1/2 जब आप सॉल्यूशन की आप लाइन ड्रॉ करोगे तो 1/2 वाली जो लाइन है ना वो यहाँ कहीं से जा रही होगी ऐसे करके, तो ये लाइन देखो इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी ग्राफ को, तो कभी भी इसका वैल्यू 1/2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू, ये जो कर्व है आपका इसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू 3/4 है, तो अब ये 3/4 से ऊपर ही सॉल्यूशन देगा। तो अगर आप इतना इक्वल टू जैसे 1/2 लिख भी दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन कब देता है, जब दो, ये जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट करता। तो इस केस में भी आपके क्या सॉल्यूशन आते, नो सॉल्यूशन आता। बात समझ में आ रही। हाँ, तो सॉल्यूशन किस केस में आएंगे हम उसकी भी बात करते हैं। तो मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज करके मैं इसको क्या लिख देता, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, और इतना इक्वल टू, अब मैंने ना 3/4 से बड़ा कोई नंबर ले रहा हूँ, तो 3/4 से बड़ा कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लो मैंने इसको 2 ले लिया या 5/7, जो भी आपका ग्रेटर देन 3/4 होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर देन 3/4 होगा तो आपको क्या मिलेगी, एक ऐसी लाइन मिलेगी जो 3/4 से बड़ा है। तो अब देखो इस लाइन ने क्या किया, इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएंगे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो जाएंगे। अब क्यों हो रहा है 2, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। अगर हम क्या देख रहे हैं, देखो अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन था मगर उस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग होते जाएगा, आपका चेंज होते जाएगा, है कि नहीं। तो आपने क्या देखा, पहले देखा कि भाई ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, 1/2 होगा तो क्या होगा, सही है, और 2 लिया तो क्या होगा। तो आपके पास ये एग्जैक्टली सेम इसी जगह पे अगर सेम यही होता, क्वेश्चन सेम रहता, और इतनी यहाँ पे 1 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 3/4 ले लेते, एग्जैक्टली 3/4, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 है। तो मैं जानता हूँ कि इसको जब मैं लिखूंगा ना तो ये x प्लस, आप देखो इस एक्सप्रेशन से देखो जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ यूज किया था, कहाँ गया, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये, तो इसको मैंने सॉरी इसको मैं ना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे लिखूंगा तो आप क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर आया, 2 टाइम्स ऑफ आया x/2, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्सट्रैक्ट किया, प्लस 1 किया, इतना इक्वल टू आपने 3/4 लिया। तो ये देखो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर देगा, और यहाँ पे ये दोनों नंबर आपको 3/4 देंगे, इतना इक्वल टू 3/4। तो आप देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू एक ही वैल्यू आएगा 1/2। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं बेटे, सही है ना। तो इस केस में आपका 1 सॉल्यूशन आ रहा होगा, समझ में आया। तो अब एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मगर उससे पूछने वाले, क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो आपके वैरी करते जाएंगे, है ना। तो इसमें आपका नल नहीं आएगा बेटे, इसमें 1 सॉल्यूशन आएगा, सही है। तो आप देख रहे हो कि x इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/2। तो मैं इस मेथड से, देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या देखा, आपको जब इस तरह से सॉल्यूशन निकालना होगा तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास दो तरह की लाइन आ रही है। जब आपके पास समथिंग इस तरह से इक्वेशन देता है ना ये ऐसे करके,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो लाइन ड्रॉ करनी, दो चीज ड्रॉ करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक फंक्शन आ रहा है जिसको मैंने क्वाड्रेटिक बोला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रहा है ये, इसको हम y इक्वल टू 1/2 में से कांस्टेंट लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लाइन का मतलब हो गया लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये आपके पास ऐसी लाइन ड्रॉ की, अगर मुझे 3/4 पे ड्रॉ करना होता तो यहाँ से इस तरह से एक लाइन जाती, तो बस ये एक ही पॉइंट पे कर्व को टच कर रही है। तो जब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ड्रॉ करोगे, इन दोनों को ड्रॉ करोगे, तो ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो दो सॉल्यूशन, टच करते हुए जाएगा तो एक सॉल्यूशन, और टच नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन। तो हमने तीनों केस देख लिए। 1/2 वाले केस में ये टच नहीं कर रहा था, ये ग्रीन वाली लाइन है, तो यहाँ पे आपका नो सॉल्यूशन। 3/4 पे एक बार टच कर रहा है तो वन सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपका दो बार टच कर रहा है तो दो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आप क्या करोगे, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उसके आप सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो। सही है बेटे? तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।